नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते हैं, लेकिन इस बार जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं उसकी पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों काफ़ी सारी बातें जो है चर्चा का विषय बनी रही, जिनमें 4G का मामला रहा, टोल टैक्स का मामला रहा। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं पूर्व पत्रकार हैं और वार्ड नंबर 10 से काउंसलर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अमन शर्मा जी। अमन शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या उधमपुर में आपने सिस्टम को सुधारने का कोई ठेका ले रखा है? जब भी देखें आप सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहते हैं। आखिर किसको ये बताना चाहते हैं आप कि कौन गलत काम कर रहा है? आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ हूँ और अपने जो दिल के जज्बात हैं, जो विचार हैं वो आपके और उधमपुर के लोगों के सामने रखूँ। दूसरी बात, बड़ी खुशी हो रही है आज ये देखकर कि जिस कार्यक्रम को कभी इसी जेके चैनल के दफ्तर से हमने जेके चैनल की टीम ने शुरू किया था, उससे आप बहुत ही अच्छी तरह से आगे लेकर जा रहे हैं और लोगों को जो असलियत से रूबरू करा रहे हैं। बात रही अब आपके सवाल की कि आखिर ऐसा क्या है कि मैं बार बार जो है उधमपुर के तरक्की को लेकर या उधमपुर के जो लीडरों को लेकर बयान देता हूं या उल्टी सीधी बातें करता हूं, आप कुछ भी कह सकते हैं। बात ऐसी है कि कुछ सालों से लगातार कुछ ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है उधमपुर के अंदर, जम्मू के अंदर। कुछ लीडर जो हैं वो अपनी वाक चतुरता से, आप कह सकते हैं अपने शब्दों से हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। चाहे वो 4G का मुद्दा हो, चाहे टोल का मुद्दा हो, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जो हमारे जम्मू के युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उन्हें उसकी प्रताड़ना की जा रही है। और हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि कागज़ों पे तो ये कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर में भेदभाव नहीं किया जाता, जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है JNK की में जो गवर्नर रूल है या देश में जो भाजपा की सरकार है, हालांकि उन्हें कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, पर सालों से जम्मू का यूथ इतना भेदभाव सहता आया है कि अब वो ऊब चुका है और अब इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं है कि वो इस भेदभाव को सह सके। इसलिए उन नौजवानों की आवाज बनकर, जो शायद दिल के अंदर अभी दबी हुई है, लेकिन हो सकता है कि हमारे बोलने से कुछ और नौजवान हमारे साथ इकट्ठे हों और ये जो जम्मू के खिलाफ भेदभाव हो रहा है इसके लिए बोलें। इसलिए हम ये आवाज़ उठाते हैं, ना कि किसी को भड़काने के लिए ये आवाज़ उठाते हैं। अमन जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आप युवाओं को जगाना चाहते हैं, जो भेदभाव हो रहा है जम्मू संभाग के युवाओं के साथ, ऐसा ना हो कि आप जब उनको जगाने की बात कर रहे हैं तो गलत लोग जाग जाएं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, बात ऐसी है कि जहां तक रही बात कि मेरे कहने से जो लोग जागेंगे, गलत हो गए या सही, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो एकदम सही मुद्दे हैं, तो सही मुद्दों के साथ वही जुड़ सकता है जो सही होगा, क्योंकि गलत लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी सिस्टम में है ही हैं, क्योंकि जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो ऑलरेडी गलत हैं। तो अगर हम सही मुद्दा उठा रहे हैं तो हमारे साथ नेचुरल सी बात है सही लोग ही जुड़ेंगे। वो लोग जुड़ेंगे जो उन मुद्दों की वजह से ग्रसित हैं, वो लोग जुड़ेंगे जिनको उन मुद्दों की वजह से नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो यूथ है वो कोई हिचक अपने दिल में ना रखे, खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करें। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आज की पॉलिटिक्स के बारे में, उसे बोलें, उसी से बदलाव आएगा। अमन जी, आपने जैसे कहा था कि टोल टैक्स का मुद्दा आपने उठाया था पिछले दिनों, जिसकी बात भी की जा रही थी और काफ़ी सुर्खियों में रहा आपका वो बयान, लेकिन उसमें अब एक बयान जो आता है पूर्व विधायक द्वारा, वो कहते हैं कि ये सारा एक सिस्टम की तरह होता है, जब सिस्टम पूरा सेट हो जाए तब जो है टोल टैक्स को बढ़ाया और घटाया जाता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो बुद्धिहीन है, उन्हें पता ही नहीं है कि सिस्टम क्या चीज़ है। देखिए, जैसे कि आपने बात की पूर्व विधायक की, हमारे जो पूर्व मंत्री हैं जिनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, और बात ऐसी है कि इस वक्त जो हमारे स्टेट के अंदर हालात हैं, और मैं तो कहना चाहूँगा जो सत्ता पक्ष के हमारे यहाँ लोग हैं, जो अभी खैर अभी तो MLA नहीं रहे हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। हम मानते हैं हमारे उधमपुर की जो तरक्की हुई है ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की वजह से ही तो हुई है, ठीक है। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ,
आप कहते हैं जी, आपने अभी रिसेंटली एक मैं इंटरव्यू देखा, एक बहुत हमारे इंटेलिजेंट पत्रकार थे जो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने सवाल पूछा जी भाई लोग ऐसे टोल प्लाजा के लिए उंगली उठा रहे हैं कि भाई टोल प्लाजा इतना बढ़ गया ये है, तो उन्होंने इतनी समझदारी से लोगों को समझाया कि ये लोग जी बेवकूफ़ हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं ये बुद्धिहीन है, तर्कहीन है, इन्हें नहीं पता कि जब एक रोड की लेंथ का जब एक टोल लगता है तो उसमें कल्वर्ट्स गिने जाते हैं, पुल गिने जाते हैं, उसमें टनल्स गिनी जाती हैं कि कितनी टनल्स हैं, और हमारे उधमपुर और जम्मू के बीच में सबसे ज़्यादा कल्वर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा पुल हैं, सबसे ज़्यादा टनल्स हैं। बिल्कुल सही बात है, हम उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी बात तो हमें माननी पड़ेगी। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, भाई आज से 2015 में जब ये टोल शुरू हुआ था तब 80 रुपए एक तरफ का जो था वो टोल हुआ करता था, 135 रुपए टोल जो था वो आने जाने का हुआ करता था, और वो 135 रुपए जो निर्धारित किया गया था जो अथॉरिटीज की तरफ से, वो इसलिए निर्धारित किया गया था, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन लगाई थी कि कितनी टनल्स हैं, कितने कल्वर्ट्स हैं, कितने पुल हैं, उस हिसाब से उन्होंने लोगों को 135 रुपए जो है उन्होंने चार्ज किए उस समय 2015 में टोल टैक्स के लिए। अब आप मुझे बताएं, आज 2020 चल रहा है, इन 4-5 सालों में ऐसा क्या वहां पे सुविधाएं दे दी, कितनी टनल्स वहां पे बढ़ गई, कितने पुल वहां पे बढ़ गए, कितने कल्वर्ट्स वहां पे बढ़ गए, जो हमारा टोल टैक्स 135 से 280 हो गया। आप जानते हैं वर्मा जी, आज की डेट में अगर आप जम्मू जाएंगे आपको जाते वक्त 140 रुपया टोल कटाना पड़ेगा, आते वक्त 140 टोल कटाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो आपको रिटर्न जर्नी की टोल काटेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें भी उनको 10 रुपए नुकसान होता है। अगर वो आपकी रिटर्न जर्नी की टोल काटते हैं तो उन्हें 270 रुपए पड़ते हैं, लेकिन अगर वो आपको आने जाने का अलग से टोल काटते हैं तो उन्हें 280 रुपए मिलते हैं। आप बताएं ये जो टोल बढ़ा है ये किन बेसिस पे बढ़ा है, कितने टनल से आपने बढ़ाए? आप इंटेलिजेंट आदमी, आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं लोगों को, क्योंकि हम तो उधमपुर के लोग हैं, हम अनपढ़ हैं, हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं है। हम जम्मू से जब निकलते हैं हमें वो टनल दिखते नहीं है जो इन महाशय ने, इन पूर्व मंत्री ने पिछले 5 सालों के अंदर बनाया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो जस्टिफाई कर रहे हैं टोल प्लाजा को, इस जस्टिफिकेशन से साफ पता चलता है कि या तो इस टोल प्लाजा द्वारा की जाने वाली लूट में आपका हिस्सा भी है, या फिर आपको अपने लोगों की फिक्र नहीं है। आप चाहते हैं कि उधमपुर की जनता इस तरह से लूटी जाए, कसूटी जाए, जिस तरह से आप लूट रहे हैं। तो लिहाजा लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। अगर आप टोल टैक्स घटवा नहीं सकते हैं तो प्लीज आप इस तरह की बेकार की भाषणबाजी मत करें। अमन जी, पिस कौन रहा है इसमें? अगर आप बात कर रहे हैं, क्या जम्मू का जो यूथ है या जम्मू के जो लोग हैं जो रोज डेली अप डाउन करने वाले हैं वो पिस रहे हैं या छात्र वर्ग पिस रहा है? देखिए, जहां तक हम टोल टैक्स की बात करते हैं तो टोल टैक्स से एक नॉर्मल मजदूर से लेकर एक बड़े से बड़ा करोड़पति आदमी, एक बड़ा बिजनेसमैन, हर कोई इससे पिस रहा है। उसका कारण यह है कि जब ये टोल टैक्स बढ़ता है, ये टोल टैक्स सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए थोड़ा ना बढ़ा है कि हम कार लेके जा रहे हैं हमारे लिए टोल टैक्स बढ़ा है। ये टोल टैक्स बढ़ता है उन गाड़ियों के लिए जो जम्मू से, पंजाब से, जो देश के हर कोने से सामान लेकर हमारे स्टेट के अंदर आती हैं। ये टोल टैक्स उनको भी पड़ता है। कितना महंगा उस सामान, जो एक चीज 1 रुपए की आती है, जब वो उस टोल टैक्स को देकर इधर पहुंचती है तो वो 1.25 रुपए की हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतना हैवी टोल जो है इन चीजों पर लगाया जाता है जिसकी वजह से आम आदमी को उसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये तो आपको पता है, ये जो मंत्री हैं ये तो लाले हैं, लाले, समझ रहे हैं ना आप? लाले किन्हें कहते हैं? ये लाले हैं। इन्हें आम आदमी के दर्द का कुछ पता नहीं है। इन्हें नहीं पता है कि किस तरह से एक मजदूर पूरी दिहाड़ी धूप में लगाकर शाम को 500 रुपया मुट्ठी में भरकर अपने घर में राशन लेकर जाता है। इन्हें नहीं पता है और इन्हें इससे फर्क भी नहीं पड़ता है। हमें भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन नेताओं से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर बस हम इतना कहते हैं कि अगर आप लोगों को लीड नहीं कर सकते तो उन्हें मिसलीड मत कीजिए। अमन जी, एक बात और सामने आ रही है, पिछले कुछ दिनों से आप किसी एक व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बात ऐसी है कि हम किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करते। व्यक्ति विशेष जब सामने आकर पूरे समाज के लिए खतरा बन जाए तो फिर हम उससे हटते भी नहीं हैं। खतरा कौन बन रहा है? खतरा जो लोग हमारे समाज के लोगों के लिए, जो हमारे निम्न वर्ग के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा जस्टिफाई कर रहे हैं उन गलत डिसीजनों को जो गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए ले रही है, वो लोग खतरा है हमारे लिए।
वो खतरा है हमारे लिए हमारे आने वाली नस्लों के लिए वो लोग खतरा हैं। वो इसलिए खतरा हैं क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों का दुख दर्द मानने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। उल्टा हमारे दर्दों को वो बढ़ा सकते हैं, इसलिए वो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए खतरा है। अगर मैं बात करूं तो आपको भड़काया जाता है इस तरह की बयानबाजी करने के लिए, ऐसा भी कहा। ऐसे मेरे भी सुनने में आया कि मुझे कि ऐसा कहा जाता है कि ये कोई पार्टी विशेष है जो मुझे बूस्ट करती है इस चीज़ के लिए। हालांकि ऐसे तो मुझे तो ये तक सुनने को मिला कि भाई कितने पैसे मिले हैं। भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे उतने ही पैसे मिलते हैं जितने बयान देने के लिए आपको मिलते हैं। पहले आप बता दें कि ये जो आप उल जुलूल बयान देते हैं इसके लिए आपको कितने पैसे मिलते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं। 4G की बात आपने की थी अपने एक बयान में, तो उसमें तो वो साफ कह रहे हैं कि उनके जो बयान को है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसमें जिन लोगों का हाथ है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो उनका कहना है कि वो लोग ऐसे हैं जो तोड़ मरोड़ कर मेरे भाषण को पेश करते हैं और उसके बाद टिप्पणी आपसे करवाते हैं। आकाश जी देखें, मैंने हमारे पूर्व विधायक का जो पिछला एक इंटरव्यू था 4G को लेकर, मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बयान जो दिया था, जो स्टेटमेंट्स दी थी या जो फेसबुक पे बोला था वो मैंने आनन फानन में बोल दिया। हमने उनका पूरा इंटरव्यू सुना। भाई मुझे एक बात बताएं, वोट आपने हम लोगों से लिए हैं, उधमपुर की जनता से लिए हैं, या उन मंत्रियों से लिए हैं जिनका परसेप्शन आप क्लियर कर रहे हैं? जनता को कुछ लेना देना नहीं है कि क्या आपका परसेप्शन था, क्या गवर्नमेंट का परसेप्शन है। आप बताएं कि जब आप ये बात मुंह से निकालते हैं कि कश्मीरियों के साथ भेदभाव हो सकता है, क्या आपके ध्यान में ये नहीं आता कि जम्मू के लोग ऑलरेडी भेदभाव झेल रहे हैं? तो ये कहना है कि केंद्र सरकार ऐसा सोच सकती है कि कश्मीरियों के साथ भेदभाव होगा। अरे भाई आपको केंद्र सरकार से क्या लेना है? आप कोई सरकार में हैं इस वक्त, आप तो एक्स एमएलए हैं। आपको आने वाली इलेक्शनों की तैयारी करनी चाहिए। आप एक्स एमएलए हैं, आपको लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, आपको लोगों के हित की बात करनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ये 4G पर लिया गया फैसला गलत है। नहीं, क्या आप लोग उनके साथ नहीं है? बिल्कुल, अगर वो हमारे हक की बात करेंगे हम उनके साथ हैं। जो व्यक्ति हमारे लोगों के, हमारी जनता की, गरीब के हक की बात करेगा हम उसके साथ हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, पैंथर का हो, पीडीपी का हो, एनसी का हो। जो गरीब आदमी की, जो हमारे लोगों के हक की बात करेगा हम उसका साथ देंगे और मरते दम तक देंगे। तो अभी क्या लोगों के हक की बात नहीं हो रही है? आकाश जी ये आपके सामने है कि कितना हक लोगों को दिया जा रहा है। 4G की बात की जाए तो 4G पे कहा जाता है कि लोगों को किसने कहा 4G रिचार्ज कराने के लिए? आप मत कराइए रिचार्ज। आप बताएं 4G बंद करने का फैसला किसका है? सरकार का। अब उसी सरकार का दूसरा फैसला देख लीजिए, स्टडीज ऑनलाइन करा दीजिए। आपने बच्चों को कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं उनकी स्टडीज ऑनलाइन शुरू करा दी। आप बताएं, आप 4G के एक तरफ से आप 4G नहीं चला रहे हैं, दूसरी तरफ से आप बच्चों को बोल रहे हैं पढ़ाई कीजिए। किस तरह करेंगे बिना 4G के पढ़ाई? अरे हम तो कहते हैं आप 2G भी बंद करा दीजिए, 2G भी बंद करा दीजिए। लेकिन हमारा असली सवाल यह है कि आखिरकार एक आम आदमी 2G की सेवा लेकर 4G के पैसे देने के लिए मजबूर क्यों है? क्यों? आप देखें 150 से लेकर 400 रुपए का तक का रिचार्ज जो होता है एक नॉर्मल 4G का होता है। ठीक है, 30-40 रुपए का रिचार्ज करते हैं आप 2G का, 50 रुपए का रिचार्ज करते हैं। क्या जरूरत है लोगों को 4G का रिचार्ज कराने की? और इतना खतरनाक माइंडसेट इन लोगों ने बनवाया है कि जो दुकानदार है वो 2G का रिचार्ज करते ही नहीं है, ना ही कंपनीज लॉन्च करती हैं। किसकी हिस्सेदारी है? जिन लोगों को हमने यहां से चुनकर नुमाइंदा बनाकर भेजा था वो पीएमओ में जाकर कुर्सी के साथ गुंद लगाकर चिपक कर बैठ गए। क्या उन्होंने हमारे हक की बात की? क्या उनका कोई हिस्सा है टेलीकॉम वालों के साथ? बताएं, क्लियर करें इस बात को। जो लीडर इस बारे में नहीं बोलता है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं साफ मुंह पे बोलना चाहता हूं कि उनके हिस्सेदारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ है और उनके परिवार, उनके जो कुंबे हैं उन हिस्सेदारियों पे पल रहे हैं। नहीं, जम्मू संभाग की बात करूं तो 25 विधायक भी तो लोगों ने दिए, वो भी तो लोगों ने दिए ना। भाजपा को मैंडेट देने वाला कौन है? लोग ही हैं, लोगों ने जितवाया। अब जब वो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं तो लोग भी तो चुप करके सुन रहे हैं, सह रहे हैं, क्यों नहीं बोलते? देखिए, लोगों को आए दिन इस तरह से डराया जाता है। आप देखिए, जब से हमारे यहाँ पे यूटी बनाई गई है पूरी तरह से लोगों के मुंह पे ताला जड़ दिया गया है। बोलने वाले को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जो आदमी आवाज उठाता है उसे अपोजिशन का कहा जाता है। जो आदमी देश की बात करता है, अपने हक की बात करता है,
उसे देशद्रोही का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। लोग इस वक्त, आकाश जी, लोग डरे हुए हैं, लोग इस वक्त भयग्रस्त हैं। डरे किससे डरे हैं? बिल्कुल, ये जो लीडर, खोखले लीडर जो है ना, खोखले लीडर, ये जो सेंटर के अंदर बैठकर जो अपनी जो ऊपर से कठपुतलियों की तरह जम्मू की कश्मीर की जो जनता को चलाना चाहते हैं, उन लोगों से डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं, जब जहां जिस स्टेट के अंदर, ठीक है अमन जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लोग डरे हुए हैं, तो आप क्या क्रांति लाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं। कोई किस तरह की क्रांति लाए? बिल्कुल, एक आदमी जब आवाज उठाएगा, उसे देखकर दूसरे को हिम्मत मिलेगी, तीसरे को मिलेगी। और हम कहते हैं जब तक हमारे सामने ये सब होता रहेगा, हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि एक इंसान का फर्ज है कि किसी गलत को होते हुए देखकर बोलना। जो गलत होता देखकर भी नहीं बोलता, मैं उसे इंसान नहीं मानता। इसका मतलब आप भी राजनीति में आने वाले हैं? राजनीति में आने का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारे उधमपुर के अंदर इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, तो हम जैसों की कहां बिसात है। हाँ, ये है कि समय समय पर युवाओं को जागरूक करने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे, और ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा हक हम लोगों को नहीं मिल जाता। मतलब जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप उनकी राजनीति को गलत साबित करेंगे, उनकी राजनीति को जो लोगों के हक में नहीं है उसे नहीं चलने देंगे? आकाश जी, बात ऐसी है कि एक जिम्मेवार सिटीजन वो होता है जो एक अच्छी अपोजिशन का रोल अदा करे। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो वो एहसान नहीं करती है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। आज आप जानते हैं, आप जो विदेशों के अंदर जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर हर सुविधा मुफ्त है, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, एजुकेशन मुफ्त, वाईफाई मुफ्त। क्यों? गवर्नमेंट एहसान नहीं करती उन पे, ये उनका अधिकार है भाई। वो टैक्स पे करते हैं उस चीज का। टैक्स तो हम लोग भी पे करते हैं, गवर्नमेंट क्या दे रही है? उसका जो चल रहा होता है उसे भी बंद करके रख देती है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि एहसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है तो एहसान नहीं है। हाँ, अगर नहीं करती है तो ये उनका निकम्मापन है। और जो निकम्मे लीडर हम लोगों ने चुनकर यहां से भेजे हैं, उनको मैं चेता देना चाहता हूं कि अब समय खत्म हो गया है। आने वाले समय में लोग आपकी लल्लू पप्पू में नहीं आएंगे, आपकी बातों में नहीं आने वाले। अब लोग, आप जितना मर्जी भड़का लीजिए लोगों को, अब लोग समझ चुके हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसलिए आप संभल जाएं, या तो अपने लोगों की बात करें या तो भूल जाएं आने वाले समय में। अंत में पूछना चाहूंगा, इनसे पहले भी कई विधायक रह चुके हैं, तब क्यों नहीं आवाज उठाएगी? क्या उनके रहते शहर में तरक्की हुई, विकास हुआ, जो अब की बात आप कर रहे हैं? देखें, जैसा कि आप पिछले विधायकों की बात कर रहे हैं, आकाश जी, आप जानते हैं मैं काफी सालों से 12 से 15 साल के अंदर मैं मीडिया में एक्टिव रहा। और जितनी देर मैं मीडिया में एक्टिव रहा, उतनी देर बराबर मैं एक अच्छे अपोजिशन का रोल अदा करता रहा। चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए यहां पर हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार यहां पर हो, हमने समय समय पर उससे सवाल किया है। चाहे वो बलवंत सिंह मनकोटिया रहे हों, चाहे लाला शिवचरण रहे हों। जब मैं मीडिया का काम शुरू किया था, तब हमारे स्वर्गीय लाला शिवचरण गुप्ता जी जो थे, वो एमएलए थे उधमपुर के। तब से लेकर अब तक मैंने एक हेल्दी अपोजिशन का रोल अदा किया है। और आने वाले समय में भी, चाहे कोई भी एमएलए बने, कोई भी मंत्री बने, अगर वो उधमपुर के लोगों के हक की बात नहीं करता तो उसे हमारी मुखालफत झेलनी पड़ेगी। तो ये थे अमन शर्मा जी, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों को यहाँ पर उजागर किया। जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों से ये कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे हैं, इनके वीडियोस लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और अब जो मुद्दे इन्होंने उठाए, चाहे 4G का हो, चाहे टोल टैक्स का हो, इन सभी मुद्दों को इन्होंने यहाँ पर जनता के समक्ष रखा है, उनको समझाया। और ये कहना चाहते हैं कि अगर उधमपुर के लोगों को हक और इंसाफ चाहिए तो उन्हें जागना होगा, उन्हें लड़ना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अमन जी ने जो भी बातें कही वो लोगों की समझ में आई होंगी। और आगे भी हम इस तरह के मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से उजागर करते रहेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।